नमस्कार, स्वागत है आप सबका समसामयिक विषयों के आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में। मैं हूं कवीन सचान। विनायक दामोदर सावरकर एक क्रांतिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, चिंतक, लेखक, कवि, वक्ता, राजनेता और दार्शनिक। सावरकर के कई रूप हैं। कुछ सब को लुभाते हैं और इनमें से कुछ लोगों को रास नहीं आते। उनके जीवन को लेकर तमाम तरह के मिथक हैं, कई भ्रांतियां हैं और कई ऐसी बातें भी जो कि शायद सही नहीं भी हैं। उनके विरोधी और उनके समर्थक पूरी तरह सही हो ये भी जरूरी नहीं, लेकिन हर आदमी की कुछ विशेषताएं होती हैं और कुछ योगदान होते हैं। 26 फरवरी विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि है और इस मौके पर हम बात करेंगे उनके राजनीतिक दर्शन की। दिखाएंगे क्या है उनके जीवन में खास और बताएंगे क्या है उनका धर्म, राजनीति और साहित्य में योगदान। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। विनायक दामोदर सावरकर क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, वक्ता और राजनेता। हालांकि सावरकर को लेकर लोग एक मत नहीं, लेकिन ना तो सावरकर के योगदान से इनकार किया जा सकता है और ना ही उनके विचारों को पूरी तरह से नकारा जा सकता है। आइए एक नजर डालते हैं उनके जीवन पर। आधुनिक भारत के राजनीतिक विमर्श में जो नाम लगातार चर्चा में रहते हैं, विनायक दामोदर सावरकर उनमें से एक हैं। लोग उनके विचारों के समर्थन में हैं, उतने ही विरोध में, लेकिन सावरकर के अस्तित्व को आधुनिक विमर्श में नकारा नहीं जा सकता। स्वतंत्रता आंदोलन, धर्म सुधार, सामाजिक विषमताओं और दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने जो काम किया है, उस पर आज के राजनीतिक हालात में चर्चा जरूरी है। उनको लेकर उनके विरोधियों के साथ साथ समर्थकों में कई भ्रांतियां हैं। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद और सकारात्मकवाद के अलावा मानवतावाद और सार्वभौमिकता, व्यवहारिकता और यथार्थवाद जैसे बिंदु भी हैं, जिन पर चर्चा कम ही होती है। ये अपने जीवन के बाद उसकी छाया कितनी अधिक बढ़ती है। कुछ लोग अपने जीवन काल में उनकी छाया बड़ी होती है, जीवन काल के बाद उसकी छाया घटती जाती है और सावरकर जी की छाया दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुआ। इनके पिता दामोदर पंत सावरकर महज 9 बरस के थे जब महामारी में उनकी माता राधाबाई का निधन हो गया। इसके 7 बरस बाद उनके पिता दामोदर पंत सावरकर भी स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद बड़े भाई गणेश ने परिवार के पालन पोषण का जिम्मा संभाला। 1901 में उन्होंने नासिक के शिवाजी हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। 1901 में ही उनकी शादी यमुनाबाई के साथ हुई। इस दौरान तमाम परेशानियों के बावजूद उन्होंने आगे पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया। पुणे के मशहूर फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक करने के बाद वो वकालत की पढ़ाई करने लंदन चले गए। परिपेक्ष बड़ा सीधा, सावरकर अपने समय से आगे थे। 70-80 साल पहले वो एक भारत की कल्पना कर रहे थे, एक प्रगतिशील भारत की कल्पना कर रहे थे, जो कि अपनी परंपरा तो लेगा ही, बट केवल परंपरा में नहीं दलदल में फंसेगा, परंपरा के अच्छाई को लेगा, बाहर की चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी चीज़ है, उसको लेगा और सबको मिला जुला के आगे चलेगा। पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव राजनीतिक गतिविधियों की तरफ हुआ। 1904 में सावरकर ने अभिनव भारत नाम का एक संगठन बनाया। 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन में वो सक्रिय रहे। इस दौरान कई पत्र पत्रिकाओं में उनके लेख भी छपे। रूसी क्रांति का उनके जीवन पर गहरा असर हुआ। लंदन में उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से हुई, जो उन दिनों इंडिया हाउस की देखरेख करते थे। 1907 में इंडिया हाउस में आयोजित 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती कार्यक्रम में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। Savarkar was a nationalist. He was also a very modern person in his thinking. By modern, I meant that he realized that while Indian traditions are very important, what is crept into India which is not so good, that should be removed. What is good outside India should be absorbed, and the two together have to move forward.
जुलाई 1909 को मदनलाल ढींगरा ने विलियम हर्स्ट कर्जनवैली को गोली मार दी। इसके बाद सावरकर ने लंदन टाइम्स में एक लेख लिखा था। 13 मई 1910 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। 8 जुलाई 1910 को सावरकर ब्रिटिश गिरफ्त से भाग निकले। 24 दिसंबर 1910 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। 31 जनवरी 1911 को इन्हें दोबारा आजीवन कारावास दिया गया। 7 अप्रैल 1911 को उन्हें काला पानी की सजा पर पोर्ट ब्लेयर की सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। सावरकर 4 जुलाई 1911 से 21 मई 1921 तक पोर्ट ब्लेयर जेल में रहे। इसके बाद अंग्रेज शासकों ने उनकी याचिका पर विचार करते हुए उन्हें रिहा कर दिया। देखिए, सावरकर जी वे थे जो मानते थे कि भारत एक पुण्य भूमि है, और इसे पुण्य भूमि मानने वाले सावरकर जी क्या हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ पुरुष मैथिली शरणगुप्त भी हैं। ऐसे हजारों लोग हैं, चिंतक रहे, राजनीतिज्ञ रहे, जो भारत को पुण्य भूमि इसलिए मानते हैं कि भारत ने दुनिया को शांति का, दुनिया को संस्कृति का संदेश दिया है। आजादी तक वो विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मंचों पर सक्रिय रहे। आजादी के बाद उन्हें महात्मा गांधी की हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया। इसके बाद 10 नवंबर को आयोजित प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शताब्दी समारोह में वो मुख्य वक्ता रहे। 1959 में पुणे विश्वविद्यालय ने उन्हें डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। नवंबर 1963 में उनकी धर्मपत्नी चल बसी। सितंबर 1965 में सावरकर को बीमारी ने घेर लिया। इसके बाद उन्होंने उपवास करने का फैसला लिया। सावरकर ने 26 फरवरी 1966 को सुबह 10 बजे अपना शरीर त्याग दिया। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। विनायक दामोदर सावरकर ने राष्ट्रवादी राजनीतिक विचारधारा विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सावरकर ने न केवल स्वाधीनता संग्राम के वो सिपाही थे, बल्कि महान क्रांतिकारी, चिंतक, लेखक, कवि, वक्ता और दूरदर्शी राजनेता भी, जिन्होंने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सावरकर ने भारतीय राष्ट्रवाद की अपनी नई परिभाषा भी गढ़ी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले विनायक दामोदर सावरकर न केवल क्रांतिकारी थे, बल्कि प्रखर राष्ट्रवाद के समर्थक भी थे। भारतीय राष्ट्रवाद को देखने का सावरकर का अपना नजरिया था। विनायक दामोदर सावरकर के मुताबिक सिर्फ जातीय संबंध या पहचान ही राष्ट्रवाद को परिभाषित करने के लिए काफी नहीं है। सावरकर का मानना था कि किसी भी राष्ट्र या राष्ट्रवाद की पहचान के मुख्य रूप से 3 आधार होते हैं, जिनमें पहला भौगोलिक एकता, दूसरा जातीय गुण और तीसरी साझी संस्कृति। सावरकर के अनुसार साझी संस्कृति ऐसी हो जो एक भाषा के जरिए सबको जोड़कर रख सके। इसके लिए सावरकर ने संस्कृत या हिंदी को अपनाने की बात कही। हालांकि उनकी साझा संस्कृति के लिए एक भाषा अपनाने की बात से कई लोग असहमत भी होते हैं। यानी कि आदमी को हम उस तरह नजरिए से ना देखें वो किस धर्म का है, कौन भाषा बोलता है, कहाँ का रहने वाला है, उसको हम ना देखें, या देखें कि मनुष्य जो मनुष्य है और वही खासियत होती है। तो आज के संदर्भ में मेरे ख्याल से वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे महत्व वही रखता है सावरकर के, अगर विरासत मानेंगे वही रखता है। बचपन से ही राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नाम से क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसका मकसद अंग्रेजों से भारत को आजाद कराना था, और जब देश आजाद हो गया इसे भंग कर दिया गया। राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित सावरकर ने 1905 में बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी का नारा दिया और पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। अपनी राष्ट्रवादी विचारधारा के चलते सावरकर जहां द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, वहीं देश के विभाजन के विरोधी भी थे। सावरकर मानते थे कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग सांस्कृतिक कौम हैं, जिनकी अपनी अलग अलग जरूरतें हैं, लेकिन बतौर देश दोनों भारत के अभिन्न अंग हैं और इसलिए देश का विभाजन नहीं होना चाहिए। देखिए, 2 नेशंस थ्योरी को मैं किसी व्यक्ति विशेष सिर्फ जिन्ना से मैं नहीं मानता हूँ। यह एक विचार है कि बहुसांस्कृतिकवाद भारत में वो नहीं रह सकते। भारत हिंदू बहुसांस्कृतिकवादी है। सावरकर ने राष्ट्रवाद को अधिक मजबूत बनाने के लिए वेदों को पढ़ने और उनका अनुसरण करने पर जोर दिया। उनका मानना था कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय पुनरुत्थान की जरूरत है। अपने राष्ट्रवाद की अवधारणा में सावरकर मानते थे कि हिंदुत्व कोई शब्द नहीं है,
बल्कि एक इतिहास है और राष्ट्रवाद को किसी एक धर्म से जोड़ना गलत है। उनका मानना था कि केवल सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से ही हिंदुत्व को देखना न केवल हिंदुत्व के साथ गलत होगा, बल्कि राष्ट्रवाद के साथ भी धोखा है। सावरकर मानते थे कि राष्ट्रवाद की विकास और खुद को जागरूक करने के लिए संघर्ष करना जरूरी है, और ये संघर्ष किसी राष्ट्र या आक्रमणकारी से नहीं, बल्कि खुद से ही करना होता है। देखिए, सावरकर जी की राजनीतिक विरासत तो हिंदू महासभा के संगठन के रूप में था, लेकिन उनके द्वारा दो चीज़ें जो महत्वपूर्ण हमारे सामने आती हैं। पहली बात कि जीवन में राष्ट्र को प्राथमिकता देना, दूसरा कोई भी त्याग राष्ट्र के लिए कम नहीं होता है, राष्ट्र सर्वोपरि का भाव रखना, तीसरा राष्ट्रवाद को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना, अर्थात भूमि भोग भूमि नहीं होकर एक पुण्य भूमि है। राष्ट्रवाद की अपनी विचारधारा ज्यादा व्यापक बनाने के लिए सावरकर ने हिंदुओं में शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसका मकसद हिंदुत्व का प्रचार प्रसार और राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ाना था। सावरकर ने अपनी राष्ट्रवाद की विचारधारा को बढ़ाने के लिए अनेक सामाजिक सुधार कार्यक्रम भी चलाए। उनके सामाजिक उत्थान कार्यक्रम न केवल हिंदुओं के लिए बल्कि राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने और उसका प्रसार करने पर आधारित था। Savarkar was clear that we have our own traditions, but we should never let traditions come in front of us, should not block our progress. So while traditions are fine as long as they are useful to us, so that is why his key main focus was that we should always be looking forward. हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने में सावरकर लगातार लगे रहे, चाहे वो वैचारिक स्तर पर हो या भाषण के तौर पर या लेखन के तौर पर। राष्ट्रवाद की भावना से भरी विनायक दामोदर सावरकर की पुस्तकें छपने और प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती थी। सावरकर की राष्ट्रवादी कविता सिर्फ पुस्तकों का हिस्सा बनकर ही नहीं रही, बल्कि जेल की दीवारों पर भी लिखी गईं। जब सावरकर सेल्युलर जेल में कैद थे, तब उन्होंने अपनी कविताएं कोयले से जेल की दीवारों पर लिखी, जो आज भी वहां मौजूद हैं। ऋतु कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। धर्म को लेकर सावरकर के विचार घोर हिंदूवादी नजर आते हैं, लेकिन कई जगह सावरकर खुद हिंदू मान्यताओं और रीतियों के खिलाफ खड़े दिखते हैं। हालांकि उनके लेख और विचारों को उस दौर की परिस्थितियों के नजरिए से देखा जाना भी बेहद जरूरी है। सावरकर को अलग अलग नजरिए से देखा जाना जरूरी है। वो हिंदू राष्ट्रवाद के कट्टर समर्थक हैं, लेकिन अगले ही पल वो जाति व्यवस्था के विरोधी दिखते हैं। उन्होंने गौ पूजा को सिरे से नकार दिया और अंधविश्वास करार दिया, लेकिन उन्होंने हिंदुत्व शब्द भी रचा, जो धर्म की रीति से ज्यादा राजनीतिक परिभाषा दर्शाता है। वो सामाजिक और राजनीतिक साम्यवाद के समर्थक दिखते हैं, लेकिन हिंदू महासभा की स्थापना कर अपने इरादे जाहिर करते हैं। यही हिंदू सभा मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार भी चला लेती है। यानी हालात और जरूरत के हिसाब से सावरकर के विचार बदलते हैं। देखिए, सावरकर बड़े इस मामले में क्लियर थे कि समाज को साथ लेके चलना है, संतुलन के आपने के संतुलन की बहुत आवश्यकता है समाज में, और समाज में मनुष्य बहुत ही महत्व रखता है। तो बाकी जो हमारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं, धर्म जैसे हुआ, पूजन हुआ, ये सब हुआ, वो अपनी जगह पर रहता है, उसको हटाना नहीं है, बट उसको आगे नहीं करना, मानव को पीछे नहीं करना है। तो उस संदर्भ में आपको सावरकर को देखना पड़ेगा। 1923 में सावरकर ने हिंदुत्व नाम से एक ग्रंथ लिखा। इससे धर्म को लेकर उनके विचार लोगों तक पहुंचे। रत्नागिरी जेल में लिखी गई इस किताब में उन्होंने केवल हिंदू पहचान और हिंदुओं पर जोर दिया। हालांकि इसके बाद के संस्करणों में काफी बदलाव किए गए। उन्होंने इस किताब में माना कि हिंदू पौराणिक नहीं बल्कि यूनानी, ईरानी और अरबों के साथ अस्तित्व में आया, लेकिन साथ ही लिखा कि ये शब्द तमाम व्याख्याओं से परे हैं। इतना ही नहीं, कई जगह वो हिंदुत्व को धर्म से अलग रखने की कोशिश भी करते हैं और इसे राजनीतिक दर्शन की तरह देखते हैं। देखिए, एक तो सावरकर जी गौ पूजन के समर्थक नहीं थे, इसे सावरकर जी को उससे जोड़ना गलत होगा। इसलिए गाय का महत्व मनुष्य पर देना, मनुष्य का महत्व गाय पर देना, दोनों तुलना ही गलत है। हिंदू शब्द की व्याख्या उन्होंने
एक सर्वसमावेशी शब्द के रूप में की है। इससे सावरकर जी को धार्मिक राष्ट्रवाद से जोड़ना निहायत गलत होगा। विज्ञान निष्ठा निबंध में विनायक दामोदर सावरकर के विचार मौजूदा मान्यताओं से बहुत हद तक अलग दिखते हैं। यहाँ पर सावरकर धार्मिक से ज्यादा तार्किक नजर आते हैं। सावरकर लिखते हैं कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में गाय को मानना सामान्य बात है। गाय से लोगों को दूध और कई चीजें मिलती हैं जो हमारी जरूरत की होती हैं। कई परिवारों के लिए गाय परिवार का हिस्सा हो जाती है, तो ये हमारे लिए उपयोगी होती है। यह हमारी कृतज्ञता होती है कि गाय को ईश्वरी बना दिया जाता है। सावरकर यही नहीं रुकते, वो आगे सलाह देते हैं कि अगर आप गाय का अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं तो इसको भगवान बनाना छोड़ना होगा। ईश्वर सबसे ऊपर है, फिर इंसान आता है और इसके नीचे जानवर। गाय भी एक जानवर है जिसके पास मूर्ख मनुष्य से कम बुद्धि है। अगर हम गाय को ईश्वर माने तो यह इंसान का अपमान होगा। विनायक दामोदर सावरकर हिंदू धर्म में प्रचलित जाति भेद और छुआछूत के घोर विरोधी थे। मुंबई में सावरकर का बनवाया पतित पावन मंदिर इसका उदाहरण है। इसके अलावा सावरकर अपने लेख और भाषणों में कई बार धर्म की कई रूढ़ियों और रीतियों का विरोध भी करते हैं। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। 1857 को लेकर इतिहासकारों में कई मत रहे हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह माना, कुछ एक इसे किसान विद्रोह भी मानते थे। लेकिन विनायक दामोदर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिसने प्रामाणिक दस्तावेजों से साबित कर दिया कि यह भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। विनायक दामोदर सावरकर ने 1909 में एक किताब लिखी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इस किताब में उन्होंने पहली बार लिखा कि ये जन विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का पहला संग्राम था। हिंदी में ये पुस्तक 1857 का स्वातंत्र्य समर के नाम से छपी। हालांकि ये प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दी गई, लेकिन ये किताब आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रही। 1947 में जाकर ये सार्वजनिक हो पाई। 38 वर्षों के दौरान गोपनीय तरीके से इसके कई संस्करण छपे और कई भाषाओं में लोगों तक पहुंचे। क्रांतिकारियों ने ही इसे छिपाकर लंदन से भारत पहुंचाया। एक दौर में क्रांतिकारी इसे गीता जैसा दर्जा देने लगे। ये पुस्तक सावरकर ने महज 25 साल की उम्र में लंदन में पुस्तकालयों में अध्ययन और अनुसंधान करके लिखी, लेकिन इसके छपने से पहले ही भारत और इंग्लैंड में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके लिए सावरकर ने व्यापक अध्ययन कर पूरी पृष्ठभूमि को समझा, तमाम जरूरी दस्तावेजों को भी जुटाया और साबित किया कि ये कोई सिपाही बगावत नहीं बल्कि भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम था जिसमें सभी समुदायों की भागीदारी थी। भारतीय संदर्भ में इसे पहला ठोस और प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। इसके पहले 1857 के बारे में अंग्रेजों का यही विचार था कि ये महज सिपाही विद्रोह था, उसे गदर कहकर प्रचारित किया गया। हालांकि सावरकर की यह पुस्तक मूल रूप से मराठी भाषा में लिखी गई। सावरकर ने पहले ही भांप लिया था कि इसके छपते ही अंग्रेज इसे जब्त कर लेंगे। तभी इसकी हस्तलिखित 3 प्रतियां तैयार कर एक प्रति उन्होंने भारत में छापने को अपने भाई बाबाराव सावरकर को भेज दी। दूसरी प्रति फ्रांस में भीखाजी कामा के पास और तीसरी प्रति अपने मित्र डॉक्टर कोटिन्हो के पास भेज दी थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद लाला हरदयाल और भीखाजी कामा के प्रयासों से छपा। इसे बाद में क्रांतिकारियों के बीच व्यापक रूप से बांटा गया। यह ग्रंथ बेहद लोकप्रिय हुआ और इसके अनगिनत संस्करण गोपनीय तरीके से छापे गए। सावरकर की यह किताब तमाम क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। इसी किताब की प्रेरणा से गदर पार्टी का जन्म हुआ। शहीद भगत सिंह भी इस किताब से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने राजा राम शास्त्री की मदद से इसे छपवाया। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन से लेकर रास बिहारी बोस तक को इस पुस्तक ने बहुत प्रभावित किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रयास से इसका तमिल संस्करण भी छपा। विदेशों में इसके कई गुप्त संस्करण छापे गए। इस किताब ने काफी हलचल पैदा की।
आज़ादी के पहले और बाद में अंग्रेज अफसरों और इतिहासकारों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर बहुत सी किताबें लिखी, लेकिन वीर सावरकर की किताब इनमें सबसे अलग है और इसमें वास्तविक तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई है। अंग्रेजों ने इस जनक्रांति के नायकों ही नहीं, उनसे सहानुभूति रखने वालों का दमन अत्यंत नृशंसता के साथ किया। उनके इश्तहार, अखबार, पत्राचार और अन्य दस्तावेज बड़े पैमाने पर नष्ट कर दिए गए। भले ही 1857 और आज़ादी के बीच करीब 90 साल का फासला रहा हो, लेकिन इसने बाद के आंदोलनों को एक नई ताकत दी। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। आजादी के बाद विनायक दामोदर सावरकर की छवि एक धर्म योद्धा जैसी बनाई गई और इस छवि में वो हिंदू हितों के सबसे बड़े पैरोकार और रक्षक दिखते हैं। लेकिन इस छवि में कई ऐसी बातें दब कर रह गईं जो शायद सावरकर को कई और वर्गों में स्वीकार बना सकती थी। सावरकर के दूसरे धर्म, दूसरे राजनीतिक विचार और दूसरे वर्गों के बारे में क्या विचार हैं, इस पर जब भी चर्चा होती है तो उनके समर्थक और विरोधी उन्हें एक विशेष वर्ग का अगवा मान लेते हैं। लेकिन उनके जीवन में कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो इस छवि को तोड़ते दिखाई देते हैं। लेकिन अक्सर इस तरह की बातों पर न चर्चा होती है और न कोई मानने को तैयार होता है। सावरकर जी मानते थे कि आर्थिक विषमता किसी भी समाज को एकत्व में नहीं रहने देती। तो सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए सावरकर जी ने एक दृष्टि दी। लेकिन चूंकि पूरा डिबेट सावरकर जी के राष्ट्रवाद पर होता है, इसलिए उनके सामाजिक आर्थिक पक्ष पीछे छूट जाता है। धर्म को दरकिनार कर दिया जाए और राजनीतिक विवादों को किनारे रख दिया जाए तो सावरकर साहित्यकार भी हैं, कवि भी, नाटककार भी और दार्शनिक भी। हालांकि उनके लेखों का झुकाव एक तरफ ज्यादा है, फिर भी जीवन भर में इतिहास, कथा, जीवनी, धर्म और राजनीति पर उनके सैकड़ों लेख और दर्जनों कृतियां हैं। इनमें 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पर लिखी गई उनकी किताब की स्वीकार्यता सभी वर्गों में है। सावरकर देखते हैं कि सब मनुष्य बराबर हैं, सब मनुष्यों को लेके चलना है। सामान्य विषमताएं जो हैं उस सब के खिलाफ होते, वो डिस्क्रिमिनेशन के बहुत ही खिलाफ थे और वो बड़े इस मामले में क्लियर थे, स्पष्ट थे कि जब तक हिंदू समाज में ये सब रहेगा तब तक ये कमी रहेगी, भारत पीछे रह जाएगा। तो ये सब हटाना है, समता लाना है समाज में, आगे देखना है और साथ मिलकर काम करना है। सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों को तोड़ने में भी उनकी भूमिका है। वो छुआछात, जाति प्रथा, कथित छोटी जातियों में रोटी बेटी के रिश्ते न रखने के विरोधी हैं। इसके अलावा वो कुछ निश्चित व्यवसाय करने, सागर पार यात्रा पर रोक, वैदिक कर्म कांडों पर एक वर्ग के एकाधिकार और धर्म वापसी पर रोक को हिंदू धर्म के लिए नुकसानदेह बताते हैं। के सावरकर जी ने अपने जीवन में राजनीति को सामाजिक सरोकार से जोड़ा। वे शुद्ध उन राजनीतिज्ञों में नहीं थे जो सिर्फ राजनीति करते थे। सावरकर जी ने अपने जीवन काल में जो 3-4 महत्वपूर्ण काम किए जो सामने नहीं आ पा रहा है, एक तो अस्पृश्यता को मिटाने के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया और लोगों को जोड़ा, सहभोज, सहवास, लोगों को रैशनल तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ खड़ा करना। उनके राजनीतिक विरोधाभास जीवन के साथ और जीवन के बाद भी जारी रहते हैं। वो अपने विचारों के लिए तमाम आलोचनाओं की वजह बनते हैं और इन आलोचनाओं को स्वीकार भी कर लेते हैं। जीते जी वो मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा की सरकार बनवाते हैं। मरणोपरांत 28 मई 1970 को इंदिरा गांधी उनके ऊपर डाक टिकट जारी करती हैं। यानी सावरकर किसी न किसी तरह प्रासंगिक बने रहते हैं। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो विशेष में आज बस इतना ही। नमस्कार।